Hello everyone, welcome back to my YouTube channel which is Home Science Classes। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो प्रोटीन का ही नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं और उसी के आगे हम देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो भी कवर किया था वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, वो मैं आगे डाल दूंगी आपको। तो आज जो पोर्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक। पिछले पृष्ठ में जो हमने तालिका से स्पष्ट होता है कि विभिन्न अवस्थाओं में प्रोटीन की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। लास्ट क्लास में हमने आईसीएमआर के अकॉर्डिंग एक तालिका बताई थी जिसमें कि विभिन्न अवस्थाओं में हमें प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है उसको देखा था। उसके आगे ही अब हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की भी प्रोटीन की आवश्यकता में अंतर होता है। अब आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे वो देख लेते हैं एक बार। शरीर का आकार, शरीर के आकार व भार अथवा डील डॉल से भी प्रोटीन आवश्यकता प्रभावित होती है। प्रत्येक व्यक्ति की मांसपेशियों में अनुपात में प्रोटीन आवश्यक होता है। व्यक्ति के शरीर का आकार अथवा डील डॉल अच्छा है तो उसे छोटे आकार के व्यक्ति की अपेक्षा अधिक प्रोटीन लेना चाहिए। यानी यदि किसी व्यक्ति की हाइट लंबी है, बॉडी बड़ी है, तो उसको प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है अपेक्षाकृत छोटे हाइट वाले व्यक्ति की। प्रोटीन का पोषण महत्व, प्रोटीन या पोषक महत्व भी प्रोटीन आवश्यकता को प्रभावित करता है। यदि व्यक्ति पूर्ण प्रोटीन लेता है तो उसका जैविकीय मूल्य अधिक होने के कारण यह शरीर के लिए पूर्ण उपयोगी होगा। यदि आंशिक रूप से प्रोटीन या अपूर्ण प्रोटीन दी जाती है उस व्यक्ति को तो जैविकीय मूल्य कम होने के कारण पूर्ण उपयोगी नहीं होगी, अतः अधिक मात्रा में लेनी पड़ती है। अब इसके बाद देखते हैं कैलोरी आवश्यकता की पूर्ति। कैलोरी आवश्यकता की पूर्ति यदि कार्बोहाइड्रेट वसा से हो रही है तो प्रोटीन अपने प्रमुख कार्य करने के लिए आवश्यक होगा। यदि कैलोरी की आवश्यकता की पूर्ति अन्य माध्यम से नहीं हो पा रही है तो प्रोटीन जो है उस आवश्यकता को पहले पूर्ति करता है, बाद में अन्य कार्य को करता है। प्रोटीन की पूर्व स्थिति, यदि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है और उसको प्रोटीन दैनिक आवश्यकता के अनुसार ही चाहिए, पर यदि व्यक्ति उसी की जगह अस्वस्थ है या पहले से उसमें प्रोटीन हीनता है अथवा वो व्यक्ति कुपोषित है तो उसे प्रोटीन पुरानी कमी को पूरी करने के लिए भी आवश्यक होगा और नई जो शरीर की जरूरतें हैं उसको पूर्ति करने के लिए भी चाहिए होगा। पाचन क्षमता, प्रोटीन की पाचन क्षमता भी प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करती है। यदि शरीर की प्रोटीन क्षमता कम है तो अधिक प्रोटीन आवश्यक होगी उसे। नेक्स्ट देखते हैं विशेष अवस्थाएं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है वृद्धि की अवस्था, गर्भावस्था, दुग्धपान की अवस्था अथवा ज्वर के बाद अवस्थाएं भी प्रोटीन आवश्यकता को प्रभावित करती है। वृद्धि की अवस्था में नए अंग बनते हैं, ये ऊतकों का निर्माण होता है, इसमें रक्त की मात्रा बढ़ती है, अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है और गर्भावस्था में भी गर्भस्थ शिशु के निर्माण के लिए अधिक प्रोटीन आवश्यक होती है। मां के शरीर में विभिन्न परिवर्तन होते हैं जिनके लिए प्रोटीन आवश्यक होती है, जैसे दुग्धपान अवस्था में मां के शरीर में दुग्ध निर्माण के लिए अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ज्वर के बाद, ज्वर के समय टूट फूट के पुनः निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसे देखते हैं। प्रोटीन का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है या उसके बारे में जो है कि शरीर के सभी ऊतकों का निर्माण करता है प्रोटीन और उनकी मरम्मत व क्षतिपूर्ति करता है। ग्रंथियों के स्रावों, हार्मोन्स और पाचक और अन्य एंजाइमों का निर्माण करता है। अधिकतर ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन और जो ग्रंथियों जो स्राव होते हैं, हार्मोन होते हैं, जो पाचक रस होते हैं और एंजाइम्स होते हैं, उनका निर्माण जो है वो प्रोटीन से ही होता है। रोग
निरोधक पदार्थों को बनाता है, शरीर को ऊर्जा व ताप भी प्रदान करता है। इससे 1 ग्राम का जो 1 ग्राम से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है प्रोटीन से। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से बनता है और कभी-कभी इसमें गंधक, लोहा या फास्फोरस भी पाया जाता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं आगे, अमीनो एसिड की रासायनिक इकाइयां हैं। अमीनो एसिड जो होती है वो प्रोटीन की रासायनिक इकाई या फिर हम कहते हैं सबसे छोटी इकाई होती है। ये विभिन्न प्रकार के उसके गुण भिन्न भिन्न है। उनकी उपस्थिति, अनुपस्थिति, उनके गुण व मात्रा तथा रचनात्मक क्रम के अंतर के कारण प्रोटीन में विभिन्नता पाई जाती है। कुछ अमीनो एसिड जो है शरीर की वृद्धि, स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य होते हैं। इन्हें हम आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। जिस प्रोटीन में आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं वह उत्तम वर्ग का प्रोटीन होता है और पशुजन्य प्रोटीन उत्तम वर्ग का प्रोटीन के उदाहरण होते हैं। वनस्पति से थोड़ा कम होता है। इसके बाद दोनों प्रकार के प्रोटीन के साथ साथ खाने से जो घटिया प्रोटीन की कमी होती है वो उत्तम प्रोटीन जो है वो उसको पूर्ण कर देता है। अर्थात यदि हम वनस्पति की दालें लेते हैं तो उसमें कम प्रोटीन पाया जाता है और उसी के साथ जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है या पशुजन्य प्रोटीन लेने में समर्थ है या जो वो खा सकता है तो वो अंडा लेगा तो उससे भी उसकी कमियां पूरी हो सकती है। ठीक है। पर्याप्त प्रोटीन के लाभ सुगठित, सुव्यवस्थित, सुविकसित, स्फूर्तिमान शरीर, उत्तम स्वास्थ्य, रोगों से बचाव, रोगों की शीघ्र मुक्ति, घाव का शीघ्र भरना और शल्य चिकित्सक के लाभ। अर्थात प्रोटीन से ये सभी लाभ होते हैं हमें कि रोगों से बचाव करता है, रोग से शीघ्र मुक्ति दिलाता है, घाव को शीघ्र भरता है और शल्य चिकित्सा यानी आपका कोई ऑपरेशन होता है तो उस जगह कट लगा होता है तो उसको घाव को भरने में काम आता है या फिर उन कोशिकाओं को मल्टीपल में विभाजित होता है और उस एरिया को घाव को भरने का काम करता है। आहार नियोजन में प्रोटीन की मात्रा निर्धारित करने में आयु विशेष परिस्थितियों, शरीर विकास की अवस्था, कैलोरी की पर्याप्तता तथा प्रोटीन के प्रकार को भी ध्यान में रखना होगा। आहार में 50% प्रोटीन उत्तम वर्ग की होनी चाहिए। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण लक्षणों की एक लंबी श्रृंखला है जिसमें एक तरफ तो मेरिस्मस होता है और जिसकी ऊर्जा प्रोटीन व अन्य पौष्टिक तत्वों की कमी से उत्पन्न होता है। दूसरी ओर होता है क्वाशियरकर या क्वाशियोरकर, ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। इन दोनों के मध्य अनेक ऐसे लक्षण देखे जा सकते हैं जो प्रोटीन तथा ऊर्जा की कमी से होते हैं। इन सभी को प्रोटीन ऊर्जा सुपोषण की संज्ञा दी गई है। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण अविकसित देशों की सबसे सामान्य जन स्वास्थ्य समस्या है और ये भारत में लगभग 36 मिलियन बच्चे इस रोग से पीड़ित पाए गए हैं। अधिकतर ये 1 से लेके 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में यह रोग पाया गया है और प्रोटीन कुपोषण भोजन में प्रोटीन तथा ऊर्जा की कमी से होता है। भोजन में इनकी निरंतर कमी से शरीर की वृद्धि एवं विकास में विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। लगभग 2 से 3% बच्चे 1 से 5 वर्ष के बीच मेरिस्मस और क्वाशियरकर से अत्यधिक विपरीत प्रभाव से पीड़ित पाए जाते हैं। क्वाशियरकर क्या है ये देख लेते हैं एक बार। इसका यह नाम 1933 में सिस्ले विलियम द्वारा सर्वप्रथम परिचित कराया गया। क्वाशियरकर का अर्थ पहले निम्न प्रकार से दिया गया है। दूसरे बच्चे के जन्म से
बड़े बच्चे को बीमारी प्राप्त होती है। यह उचित भी है क्योंकि दूसरे बच्चे के जन्म के कारण बड़े बच्चे को आकस्मिक रूप से माँ का दूध मिलना बंद हो जाता है और यह वह समय होता है जब बच्चे के लिए केवल दूध ही उत्तम गुणों वाला प्रोटीन देने का स्रोत होता है। ठीक है। क्वाशियरकर में बच्चे को मिलने वाली प्रोटीन का मात्रात्मक रूप से ह्रास होता है, परंतु ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है। ये नॉर्मल चाइल्ड है और ये क्वाशियरकर चाइल्ड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें नॉर्मल चाइल्ड का जो स्टमक है वो अंदर है और जो क्वाशियरकर है उसका स्टमक जो है वो बाहर है। ऐसा क्यों है, लक्षण में देखते हैं। सामान्य लक्षण क्या है? सामान्य रूप से वृद्धि इनकी रुक जाती है, सांस लेने में इन्हें कष्ट होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एंड्रोक्सिया हो जाता है, ओडीमा हो जाता है तथा एक सामान्य उदासीनता पाई जाती है। वृद्धि का रुकाव दूसरा लक्षण है। ये सर्वप्रथम दृष्टिगत होने वाला लक्षण होता है। यद्यपि एडीमा है या ओडीमा है, वसा के कारण भार में हीनता कम प्रतीत होती है। भार तथा लंबाई दोनों की वृद्धि जो है वो रुक जाती है तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। एडीमा ये प्रोटीन की मात्रा में कमी के अनुसार ज्यादा व कम अंशों में पाया जाता है, परंतु भोजन में उपस्थित पानी तथा नमक की मात्रा पर निर्भर करता है। यह पूर्ण शरीर के साथ साथ चेहरे पर परंतु टांगों में भी पाया जाता है। त्वचा में चर्म रोग हो जाता है। प्रमुख लक्षण त्वचा पर चटके पड़ना शुरू हो जाती हैं अथवा पिगमेंटेशन होती है। त्वचा का रंग गहरे रंग के स्थानों से छिलके यानी छिलने से त्वचा जो है वो परतदार हो जाती है। त्वचा का रंग गहरा होने लगता है तथा केराटिन के अलग होने से त्वचा परतदार हो जाती है। शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है ये, परंतु मुख्यतः पैरों में तथा शरीर के बाहरी भागों पर ज्यादा प्रभाव इसका पड़ता है। शरीर के बोझ पड़ने पर हिस्से पर नासूर हो जाता है यानी अल्सर हो जाता है तथा त्वचा में चटकन पड़ने लगती है यानी क्रैक्स और अत्यधिक प्रभावित हिस्से जले के समान होने लगते हैं। बालों पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाल पतले हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं और सीधे हो जाते हैं। बालों के रंग में भी चेंजेस आने लगते हैं, भूरे और लाल चिकत्तों के रूप में बदल जाता है। नीग्रो बालकों में एशियन बालकों की अपेक्षा ज्यादा पाया जाता है। म्यूकस झिल्ली, होठों के किनारे फट जाते हैं, सूखे पड़ जाते हैं तथा चिलोसिस, होठों का कटना या जिसे पकना हम कहते हैं वो कहलाता है चिलोसिस, और जीभ की सतह चिकनी हो जाती है। गुदा के चारों ओर भी नासूर यानी अल्सर हो जाते हैं। पाचन तंत्र में विभिन्न रोग जैसे डायरिया, यकृत दबने पर कड़ा महसूस होता है और कभी-कभी यकृत बढ़ा हुआ भी पाया जाता है इन बच्चों में। मांसपेशियों का क्षय होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप बच्चे का शरीर विकास जो है यानी शारीरिक विकास या शरीर का विकास जो है वो रुक जाता है। ये लंबे समय तक रहने पर यदि छोटा बच्चा होगा उसे जल्दी हो जाता है तो उसकी वजह से वो चलने में असमर्थ होता है। रक्त अल्पता यानी रक्तहीनता या अनीमिया, ये प्रोटीन की कमी के कारण हो जाती है। फॉलिक एसिड नहीं मिलता है और आयरन की कमी होती है, तो ये पाया जाता है क्योंकि आयरन जो है वो हमारे रक्त को बनाने में बहुत मदद करता है और अन्य पोषक तत्व पाचन नली के द्वारा शोषित नहीं हो पाते हैं। मानसिक परिवर्तन, हीन संवेदनशीलता एक प्रमुख लक्षण है इसका तथा बच्चा निरंतर निराश दिखाई पड़ता है। कुछ बच्चों में जो है कपकपाहट भी पाई गई है इसमें। हृदय यानी रक्त संचार व्यवस्था जो है वो बिगड़ जाती है। हाथ पैर ठंडे तथा सुन्न हो जाते हैं।
तथा नाड़ी की गति जो है वो कम हो जाती है इसमें। शरीर में प्रतिरक्षी कोशिकाओं यानी एंटीबॉडीज, एंजाइम्स तथा हार्मोन्स की कमी से चयापचय संबंधी क्रियाओं में बाधा जो है वो उत्पन्न हो जाती है। मरस्मस ये ग्रीक शब्द द्वारा उत्पन्न है जिसका अर्थ होता है व्यर्थ करना। यह चिकित्सा शास्त्र में पुराने समय से जाना जाता है। मेरेस्मस को लक्षण क्या होता है? प्रमुख रूप से वृद्धि रुक जाती है, जलन, चिड़चिड़ाहट, क्रमिक हीन संवेदनशीलता, उल्टी, दस्त आदि मुख्य रूप इसके मतलब कारण है। कुछ बच्चों में भूख बढ़ जाती है परंतु कुछ में जो भूख है वो कम हो जाती है। मेरेस्मस में अधिकतर देखा गया है कि प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी पाई जाती है और क्वाशियरकर में सिर्फ प्रोटीन की कमी देखी गई है। ये आप मेरेस्मस में देख सकते हैं, बच्चा जो है वो एक ओल्ड मैन की तरह दिखने लगता है। सामान्य तथा जो बच्चा होता है, जो सामान्य बच्चा होता है, जो इसमें बच्चा होता है यानी मरस्मस का बच्चा, ये दिन प्रतिदिन सूखता जाता है। त्वचा पर वसा की मात्रा नगण्य हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है उससे। शारीरिक भार उम्र के अनुसार बहुत कम हो जाता है तथा बीमारी लंबे समय तक रहने पर लंबाई में भी यानी वृद्धि में रुकावट आती है और शारीरिक तापमान सामान्य से कम रहने लगता है इसमें। पाचन तंत्र पानी के समान पतले दस्त होने लगते हैं, उल्टी हो जाती है, अर्ध ठोस तरल दस्त हो जाते हैं। यदि संक्रमित होता है हो जाते हैं तो कष्टदायक हो जाता है, पेट में सिकुड़न होती है और गैस के कारण वो फूला रहता है। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तथा क्षय होने लगता है। इसके साथ साथ त्वचीय वसा की कमी होने के कारण हाथ पैर पर खाली हड्डियां तथा त्वचा का होने का आभास होने लगता है। त्वचा व श्लेष्मक झिल्ली इनका सूखकर क्षय होने लगता है परंतु क्वाशियरकर में पाए जाने वाले परिवर्तन नहीं होते। विटामिन की कमी पाई जाती है तथा कभी-कभी नहीं भी पाई जाती है। पीसीएम यानी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। कुछ मरीजों में मरस्मस तथा क्वाशियरकर के सम्मिलित लक्षण पाए जाते हैं, यानी कुछ लोगों में मरस्मस से क्वाशियरकर कहा जाता है। इसमें प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहलाता है। इसमें मरस्मस और क्वाशियरकर दोनों के लक्षण होते हैं और यह मुख्यतः विभिन्न प्रकार की खाद्यहीनता तथा सामाजिक कारकों के कारण होती है। प्रौढ़ावस्था में प्रोटीन के रोग कौन से होते हैं? प्रौढ़ावस्था में दैनिक टूट फूट के पुनः निर्माण के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन की कमी होने पर टूट फूट के कारण भार में कमी आ जाती है और व्यक्ति दुबला हो जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है जिससे एनीमिया हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो है इसमें दो चाहिए, एक प्रोटीन होती है जो कि ग्लोबिन होती है, हीम जो होता है वो एक लौह लवण होता है। शरीर की जैविक क्रियाएं नियमित नहीं हो पाती हैं, रोग निरोधक क्षमता कम हो जाती है, शरीर के कुछ भागों में एडीमा भी हो जाता है। प्रोटीन की हीनता निम्न आर्थिक स्थिति की गर्भवती स्त्रियों में देखी जाती है। उन्हें गर्भपात, अपरिपक्व जन्म व हीनता का भी इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। क्वाशियरकर व मरस्मस रोग का उपचार क्या है वो देखते हैं। भोज्य तत्वों की हीनता से उत्पन्न रोगों का उपचार प्रोटीन के द्वारा ही संभव हो सकता है। रोगी को सुपाच्य व तरल भोजन दिया जाना चाहिए जिसमें प्रोटीन व कैलोरी की अच्छी मात्रा उपस्थित हो। विटामिन व लोहे की कमी से भोजन की द्वारा पूरी की जाए और भोजन में सेल्यूलोज की मात्रा अधिक न हो। एडिमा होने के कारण बच्चों को खाने का नमक बहुत कम दिया जाना चाहिए जब तक कि जो एडिमा है वो सही ना हो। आहार में प्रोटीन, कैलोरी, पोषण पर किए गए अनुसंधान के आधार पर कुछ विभिन्न खाद्य योजना उपचार दिए गए हैं जो कि पोषण तथा संक्रमण से उत्पन्न बीमारियों पर निर्भर करते हैं। इस विशेष उपचार में बच्चे को पर्याप्त अच्छे स्रोत का प्रोटीन, कैलोरी भोजन में मिलनी चाहिए। संक्रमण की सुरक्षा आवश्यक है।
संक्रमण से सुरक्षा जो है वो आवश्यक है। पहले तरल आहार दिया जाना चाहिए, परंतु सर्वप्रथम बच्चे को भूख को ठीक करना चाहिए। यदि भूख नहीं लग रही है किसी कारण, तो उसको खिलाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। अत्यधिक जटिल मरीजों में शरीर में पोटेशियम की कमी न होने पाए, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि पोटेशियम कम स्तर होने से प्रोटीन के पोषण में कमी हो जाती है। वसा रहित दूध सबसे उपयुक्त आहार माना गया है। पतला करके दिया जाना चाहिए और धीरे-धीरे उसको गाढ़ा कर देना चाहिए, यानी सांद्रता उसकी बढ़ा देनी चाहिए। एडिमा समाप्त होने पर पोटेशियम की मात्रा पूर्व अवस्था में आने पर वसा रहित दूध, नारियल, मक्के के तेल के साथ पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। शारीरिक वृद्धि के लिए भी ये आवश्यक होता है। वसा रहित दूध की जगह यदि दूध का पाउडर दिया जाता है, अंडा, मछली, बेसन इत्यादि भोजन में सम्मिलित किए जाते हैं, तो बच्चा एक सामान्य आहार लेने लायक हो जाता है। और आहार में जल्दी पचने वाले प्रोटीन पदार्थ पहले देने चाहिए, जिससे वो अधिक लेगा और उसकी आवश्यकता को पूर्ति किया जा सके। खनिज लवण, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम 2 हफ्ते तक इसके टीके देने चाहिए। इनके ह्रास को पूर्ण करने के लिए, यानी इनकी कमी को पूर्ण करने के लिए हमें टीके देने चाहिए। और लौह लवण दवाई के रूप में सभी मरीजों को देना आवश्यक हो जाता है। मल्टीविटामिन देने चाहिए कुछ दिनों बाद बच्चे की भूख ठीक होने पर। विटामिन प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को आहार में शारीरिक आवश्यकता के पूर्ण करने के लिए देनी चाहिए। नवजात शिशुओं को विटामिन ए और डी देना बहुत आवश्यक होता है। चिकित्सा प्रोटीन कैलोरी कुपोषण में संक्रमण एक आवश्यक कारक है, अतः संक्रमण सुरक्षा के लिए एंटीबायोटिक चिकित्सा करना आवश्यक हो जाता है। सामान्य उपाय, शारीरिक ताप में कमी होने के कारण बच्चे को कंबल या गर्म कमरे में ही रखना चाहिए। पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उपचार को बनाए रखना चाहिए, यानी पूरे शरीर को ठीक करने के लिए उपचार देना चाहिए और वो उपचार कम से कम 3 महीने तक करना चाहिए। जब बच्चा एक सामान्य भार प्राप्त न कर ले तब तक उसको देना चाहिए। और माता को खाद्य संबंधी तरीकों की शिक्षा देनी चाहिए, वो उसके लिए बहुत आवश्यक होती है क्योंकि वो उपचार करने में बहुत अधिक मदद करती है। यह शिक्षा उसकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख के देनी चाहिए और अनुभव के अनुसार देना चाहिए। ठीक है, और उपलब्ध खाद्य पदार्थों के अनुसार भी देनी चाहिए, जिससे कि वो उस खाद्य पदार्थ को अफोर्ड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस किस विषय पर चाहिए। इस पे आपको वीडियो अवेलेबल करा दी जाएगी।